महक काफी गरीब थी और वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से महक को ही घर को चलाना पड़ता था और इसीलिए महक एक बहुत बड़े से घर में साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन महक अपने काम के लिए जा रही थी, तभी महक की माँ उससे कहती है, महक बेटा, कब तक तू ऐसे ही लोगों के घर में काम करती रहेगी? देख, मेरी बात मान, अब तू शादी कर ले। माँ, आप हमेशा ही एक ही बात क्यों बोलती रहती हो? अरे अभी मुझे शादी नहीं करनी है, तो क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हैं? और अगर मेरी शादी हो जाएगी तो आप भी तो अकेली ही हो जाओगी ना। अरे मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ कल नहीं, लेकिन तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी मैं जीते जी तो तेरे लिए कुछ कर नहीं पा रही, कम से कम अपने मरने से पहले एक तसल्ली तो हो जाएगी ना कि अब तेरी शादी हो गई है और तू अपने ससुराल में खुश रह रही है। ना आपको कुछ हो रहा है और ना ही मैं शादी करने वाली हूँ। देखो माँ, हम दोनों ही अब एक दूसरे के लिए हैं और शादी तो मैं इसलिए ही नहीं करना चाहती क्योंकि शादी करूंगी तो मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। देख, मेरी बात सुन, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या होगा तेरा, ये तूने कभी सोचा है? माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा ना, और आप मेरा हौसला बढ़ाओ ना। आप क्यों मुझे ऐसी बात बोलकर कमजोर कर देती हो? मैं आपके बिना नहीं रह सकती माँ, तो आप ऐसी बात मत करो। अगर तेरा मेरी ऐसी बातों से दिल दुखता है तो तू भी मुझे समझ। देख, तू अभी शादी के लिए तो हाँ कर, बाकी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी ना। वैसे भी लड़का मिलेगा तब तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है माँ, अगर आपको इसी से खुशी मिलेगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और अगर आपको लड़का भी मिल गया मेरी शादी के लिए तो भी आप मुझसे बिना पूछे जल्दी शादी नहीं करोगी, ठीक है ना? अब अगर तू मेरी इतनी बात मान रही है तो ठीक है, मैं अभी बस लड़का ही देख रही हूँ। शादी तब होगी जब तू बोलेगी, और वैसे भी हम गरीब घर से हैं, कोई राजकुमार तो नहीं मिलेगा ना। माँ, जैसे हमारे हालात है ना, ऐसे में अगर एक अच्छा लड़का मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मुझे आप ऐसे ही बातों में मत लगाओ, मुझे काम पर जाना है, आपने पहले ही देर कर दी है। अच्छा चल ठीक है, अब नहीं रोकती। और हाँ, आज शाम को जरा जल्दी आ जाइयो। जल्दी क्यों माँ, कुछ काम है क्या? मैं सोच रही हूँ कि तेरे लिए एक नया सूट ले लूँ। तेरे पास एक भी नए कपड़े नहीं है। कल को अगर लड़के वाले घर आ गए तो क्या तू ऐसे ही कपड़ों में रहेगी क्या? इसलिए आज ही शाम को तेरे लिए एक नया सूट लेंगे। माँ, आप भी ना, आप तो बैलगाड़ी नहीं सीधा हवाई जहाज पकड़ती हो, सब कुछ इतनी जल्दी। अब तक तो तुझे बहुत देर हो रही थी, अब खड़े होकर बात कर रही है। अरे हाँ, अच्छा चलो मैं जा रही हूँ माँ, आप भी अपना ध्यान रखना। महक वहाँ से काम पर चली जाती है, जहाँ महक की मालकिन सुधा उससे कहती है, क्या बात है महक, आज इतनी देर कैसे हो गई आने में? माफ करना मालकिन, वो क्या है ना, माँ ने बातों में लगा दिया और जब भी मैं माँ से बात करने लग जाऊँ तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन आज की गलती के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं महक, हो जाता है, माँ से ही तो बातें कर रही थी ना तुम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम खाना बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। जी मालकिन, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। महक गरीबी में थी लेकिन खुश रहा करती थी, ईमानदारी से काम करती थी, अपनी माँ का ख्याल भी रखती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद महक को तनख्वाह मिलती है और महक अपनी माँ के लिए एक साड़ी लेकर घर जाती है और साड़ी देती है। माँ, मैं ये आपके लिए साड़ी लाई हूँ, बताओ कैसी लग रही है? क्या जरूरत थी मेरे लिए साड़ी लेने की? अरे मेरे पास तो बहुत साड़ी रखी है। तेरे पास अगर इतने ही ज्यादा पैसे आ रहे थे तो अपने लिए कुछ ले लेती ना। हाँ माँ, पैसे तो ज्यादा आ ही रहे थे, वो क्या है ना, मालकिन ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है, मैं बहुत खुश हूँ। बस भगवान तुझे ऐसे ही तरक्की देते रहे। माँ, मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, वो हमेशा समझती है मुझे, कभी कोई जरूरत हो और उन्हें बताती हूँ तो वो उसे जरूर पूरा करती है, मेरी बहुत मदद करती है। भगवान ऐसे अच्छे लोगों को बहुत कम ही बनाते हैं। हाँ सच में, जब से तू वहाँ काम करने लगी है तू भी खुश रहती है और मुझे भी तेरी कम चिंता होती है, क्योंकि जब तू देर से आने वाली होती है तो वो पहले ही बता देती है। मैंने तो अपने मन में बना लिया है कि कभी भी मालकिन मुझे कोई बात कहेगी तो मैं उनकी बात को काटने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है वो मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगी। महक अगले दिन सुधा के घर काम करने जाती है और काम कर ही रही होती है। तभी कुछ देर बाद सुधा महक को बुलाती है और अपनी सहेली शालिनी से मिलवाते हुए कहती है, महक, ये मेरी सहेली शालिनी है
और ये तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। क्या? मुझे अपने घर की बहू? मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, शालिनी बहुत अच्छी औरत है। कई टाइम से मेरे घर आ रही थी, तुम्हें देखकर इसने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। मैं जानती हूँ इसे, तुम मेरी बातों पे भरोसा रखो। देखो महक, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम समझ रहे हैं ये सब अचानक तुम्हें पता चला है तो तुम घबरा गई हो, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें अपना समय लेना है तो आराम से लो। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला 2 घड़ी में थोड़ी होता है। महक, शालिनी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एक और बात याद रखना, शालिनी काफी अमीर है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। तुम्हारी आगे की जिंदगी सुधर जाएगी और तुम अपनी माँ की पूरी सहायता कर पाओगी। महक सुधा और शालिनी की बातों में आ जाती है और सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। और फिर सबकी रजामंदी से कुछ ही दिनों में महक की शादी रोहन नाम की लड़की से हो जाती है और महक काफी ज्यादा खुश थी। महक खुद से कहती है, मैंने सुना था कि भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो सोचा ही होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भगवान मुझ गरीब पर इतनी दया बरसाएंगे। महक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। शादी के बाद सुहागरात के समय महक अकेली ही थी। अगली सुबह उठती है और महक रसोई में जाती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। वैसे तो माँ जी ने मेरे हाथ का खाना सुधा मालकिन के घर पहले भी खाया है, लेकिन आज अपनी बहू के हाथों का खाएगी। इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि वो भी तारीफ करती रहेंगी। महक सबके लिए हलवा सब्जी पूरी बनाती है और खाना टेबल पर रखकर अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन दरवाजे पर ही शालिनी और अपने पति रोहन की बात सुन लेती है। अब तक का प्लान सब कामयाब हो रहा है, ये हमारे झांसे में आ गई। अब तो बस वो ढील हो जाए, फिर तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिलने वाली है। लेकिन सुधा आंटी भी तो इस महक के बदले बहुत पैसा मांग रही थी। उनके बिना कुछ ज्यादा भाव बढ़ चुके हैं। इस बार तो वो मान भी नहीं रही थी। अरे माल अच्छा देती है सुधा, अभी तक हम कभी भी फंसे नहीं है, इसीलिए मैं यही सोचती हूँ कि 4 पैसे भले ही ज्यादा देने पड़े, लेकिन सुधा से ही लड़कियाँ लूँ। अच्छा, उस क्लाइंट का क्या हुआ? कुछ कहा क्या उसने? आज ही जवाब आ जाएगा। अरे हमें पता है कि जवाब हाँ ही होगा। नया माल जो है, तभी तो कल मैंने तुझे उसके पास जाने नहीं दिया। उन दोनों की सारी बातें महक सुन लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वो अंदर जाकर बोलती है, माफ करना, आप लोगों ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे। आप लोगों ने ही मुझे इस्तेमाल के लिए फोन दिया था ना। मैंने इसमें पूरी रिकॉर्डिंग बना ली है और पुलिस को भेज भी दी है। पुलिस आने ही वाली है। मेरा ससुराल में पहला दिन भले ही अच्छा ना हो, लेकिन आपका ससुराल का पहला दिन अच्छा बना दूंगी। महक सुधा, शालिनी और रोहन को गिरफ्तार करवा देती है और वापस अपनी माँ के पास चली जाती है और साथ ही नई जिंदगी बिताने का फैसला भी करती है। पूजा हर रोज की तरह आज भी किचन में काम कर रही थी। तभी वो अपने ससुर को किसी से फोन पर बात करता हुआ सुनती है। अरे मोना, सुनो ना, कब मुझसे मिलने का प्लान बना रही हो? मुझसे तो अब और दूरियां बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। अगर तुमने कुछ और दिन मुझे मिलने से मना किया ना, तो मैं तो अपनी जान ही दे दूंगा। पापा जी, ये क्या? आप माँ जी के होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं? हे भगवान, मेरी सास के तो करम ही फूट गए। वो पापा जी के होते हुए बर्बाद हो गई। बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैं सरला से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थोड़ा धीरे बोल, वो आ गई तो मेरा दिन खराब कर देगी। नहीं नहीं पापा जी, ये बात छुपाने वाली नहीं है। माँ जी को भी तो इसके बारे में पता लगना चाहिए। अरे बहू, तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं तेरी सास के सर की कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ। सच्ची ना पापा जी? आप माँ जी के अलावा कहीं और तो चक्कर नहीं चला रहे हो ना? नहीं नहीं बहू, अब इस उम्र में कौन ही तेरे ससुर के बुढ़ापे के जाल में फंसेगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कोई तो इस बुढ़ापे में मर मिटे। क्या क्या कहा पापा जी आपने? लगता है माँ जी को बुलाना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं मानने वाले हो। बहू, तू भी ना बहुत मजाक करती है अपने बाप समान ससुर से। पापा जी, आप भी ना बहुत कुछ कर रहे हो माँ जी के पीठ पीछे। किशोर इस बात को जैसे तैसे संभाल लेता है, लेकिन सच तो यही था कि किशोर का सरला के होते हुए किसी मोना नाम की औरत के साथ चक्कर चल रहा था। अब देर शाम सरला और किशोर हॉल में बैठे होते हैं, तभी पूजा चाय लेकर आती है। अरे पापा जी, क्या बात है? फोन बज रहा है आपका, लेकिन आप उठा क्यों नहीं रहे हो अपना फोन? हाँ हाँ, आने दे कंपनी वालों को फोन, मैं भी देख लूंगा उनको। अरे बूढ़े,
कब से तेरे नुक्कड़ पर इंतजार कर रही हूँ, कहाँ है? और कब से तेरा फोन लगाए जा रही हूँ और तू है कि फोन ही नहीं उठा रहा। आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है उनकी जान को उनकी पत्नी से खतरा है। अब इतना बोलकर पूजा फोन कट कर देती है और वहाँ से चाय का कप उठाकर साइड हो जाती है। इधर सरला के ये सब सुनाने के बाद किशोर को घूर रही होती है। माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि पापा जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन आप मानने को तो तैयार ही नहीं हुई। बहू, आज जो नई झाड़ू ली है ना, वो मुझे देती जा। सरला, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम जो जानती हो ना, बुढ़ापे का दिल थोड़ा कमजोर होता है, तो किसी को भी देखकर धड़कने लगता है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो मेरा दिल भी कमजोर हो रहा है। तो क्या मैं अब तुम्हारी तरह ही ठरकपन दिखाऊं? अब जैसे ही सरला को पता चलता है कि उसके बुड्ढे का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो अपने बुड्ढे को झाड़ू लिए पूरे घर में दौड़ाती है। आज तो तेरे इस बुढ़ापे पर जो डुप्लीकेट जवानी चढ़ी है ना, वो मैं उतार कर ही रहूंगी। अब जब सरला अपनी बुड्ढी के पीछे भाग रही थी, तभी सरला के घर के दरवाजे पर किसी अनजान का आना होता है। माँ जी, कोई औरत आई है दरवाजे पर और वो पापा जी को ढूंढ रही है। अब कौन सी नई चुड़ैल आ गई इस बुढ़े के बुढ़ापे के पीछे की जवानी को देखकर? माँ जी, मुझे तो लगता है ये वही है जिसने कुछ समय पहले पापा जी को फोन किया था। सरला दरवाजे पर पहुंचती है तो वो औरत सरला से कहती है, अच्छा, तो तू उस बूढ़े की पहली पत्नी है। चल, कोई नहीं, इस बूढ़े की दूसरी पत्नी मोना। प्यार से तेरा बुढ़ा मुझे मोना डार्लिंग बोलता है। विश्वास नहीं है तो खुद पूछ ले। सरला, मैं बताने ही वाला था कि मैं सरला, तू गुस्सा क्यों हो रही है? सरला कुछ बोलती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। और अब काफी समय बाद जब सरला को होश आता है, तो वो खुद को अपनी बहू के कमरे में पाती है। बहू, देखा तूने, मेरा बुढ़ा मेरे ही हाथों से निकल गया। और वो डायन कहाँ गई? माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? हम जल्दी ही इसे यहाँ से भगाएंगे। आपकी बहू है ना अभी आपके साथ। मोना तो जब से किशोर के घर आती है तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रही होती और पूरे दिन पूजा से कुछ न कुछ बनवा कर ही खाती रहती है। अरे बहू, क्या बना रही है? मुझे तो बहुत तेज से भूख लग रही है। भूख लगी है, लेकिन मैं तो अभी आपको 5 आलू के पराठे देकर आई थी। आपको भूख कैसे लग गई? अरे तेरे ससुर मुझे कम परेशान करता है क्या? जब से आई हूं उसके ताने से और ज्यादा भूख लग जाती है। ठीक है, अभी ये पराठे तो माँ जी के लिए हैं। जैसे ही पूजा अपनी सास को खाना खाने के लिए कहने जाती है, इधर सरला के हिस्से के 3 पराठे मोना खा चुकी होती है। ये क्या, आप माँ जी के हिस्से का भी पराठा खा गई? बहू, जल्दी दे जो बना है, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना है। माँ जी, वो क्या है ना, आपके पराठे भी इन्होंने खा लिए। सत्यानाश हो इस करमजली अभागी का। खुद का क्या कम पड़ गया था 5 पराठे, जो अब मेरे 3 खा गई। पेट है या कुआं, कभी भरता ही नहीं। सुनो, मुझे कुछ देर बाद फिर कुछ खाने का मन करेगा, तो आप बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर करवा लो। अब तो किशोर भी अपनी दूसरी पत्नी से परेशान हो चुका था। वो बाहर का भी खाती और घर का भी थोड़ी थोड़ी देर पर खाती ही रहती, जिससे सब परेशान हो चुके थे। देर शाम सास बहू एक साथ बैठे हुए मोना के घर से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। बहू, सच कहूँ तो इसे तू इतनी मिर्ची डालकर सब्जी बनाकर दे दे कि 2 दिन तक ये टॉयलेट से बाहर ही न निकल पाए। माँ जी, जब इन्हें कुछ खाने का मन कर रहा है या ये कहती हैं कि भूख लगी है, तो मेरा तो मन होता है इसके खाने में जहर मिला के दे दूं। लेकिन इसके साथ साथ पापा जी भी तो खाते रहते हैं ना। इस बुढ़े को भी साथ में जहर खिला दे बहू। मुझे तो अब ये बुढ़ा फूटी आंख नहीं अच्छा लगता। सास बहू ये बातें कर रही होती हैं, तभी पूजा और सरला देखती है कि मोना सामने से बिस्किट का पैकेट ले जा रही है। माँ जी, काश मैंने चूहे मारने वाली दवा डाली होती। बहू, अब और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ भी कर और इसे घर से बाहर कर। जब से ये आई है तब से घर में कुछ अच्छा खाने को मिल ही नहीं पा रहा। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं आप। कल मेरे कमरे में आई और मेरा चॉकलेट उड़ा कर खा गई। बता तो भुक्कड़ कहीं की, ना जाने जन्मों की भूखी है। अब पूजा भी सबके लिए खाना तो बनाती है, लेकिन मोना के लिए वो मिर्च वाले पराठे बनाती है, जिसे खाकर मोना का पेट ही खराब हो जाता है। इसके साथ ही किशोर का भी पेट खराब हो जाता है। ये सब तुम्हारी बहू का ही किया धरा है। उसने ही मुझे ये मिर्च वाले पराठे जानबूझकर दिए।
लेकिन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तो मरना पड़ गया ना। तुम ना आती, ना मेरे साथ मेरे ही घर वालों का ऐसा व्यवहार करते। इन लोगों ने तो मेरी हालत कुत्तों से भी बुरी कर रखी है। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना। मुझे अभी के अभी मेरे घर पर छोड़ कर आओ। कभी तो ये लोग कुछ खाने को नहीं देते और कभी देते भी हैं तो मेरी ये हालत कर देते हैं। अरे मेरी माँ, तुझे जहाँ जाना है जा। मैं तो 2-2 शादी करके ही पछता रहा हूँ। तुमसे शादी करके तो मैं इतना पछता रही हूँ। पता नहीं सरला ने तुझसे शादी कैसे कर ली। बड़ा आया बुड्ढा मेरे पे लाइन मारने वाला। ऐसा मारूंगी ना कि सीधा कब्र में जाके पड़ेगा। जब से इस घर में आई हूँ तेरी बीवी और तेरी बहू हर वक्त मुझे टॉर्चर करती रहती है। न सही से कुछ खाना देती है और जो देती है उसमें नजर लगाती रहती है। जा रही हूँ मैं। और हाँ, कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखा देना, वरना इसी चेहरे का ऐसा नक्शा बनाऊंगी ना कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मोना तो समझ चुकी थी कि उसके ज्यादा खाने की आदत की वजह से ही पूजा ने उसे मिर्च के पराठे खिलाए हैं। अब मोना तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन किशोर की कोई भी इज्जत नहीं रह जाती और सरला उसे दिन रात ताने देती है। उमा बहुत भारी थी। पूरे मोहल्ले में उसके जैसा भारी कोई नहीं था। उमा अपनी 2 बहुओं कोमल और पलक के साथ रहती। ऐसे ही एक दिन उमा सुबह उठती है और ठुमकते हुए अपने हॉल में आकर बैठ जाती है और अपनी बहुओं को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी प्यारी बहुओं, जरा खाना तो ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आए। इधर उमा अपने खाने का इंतजार कर रही थी और उधर दोनों बहू रसोई में आपस में बातें करते हुए बोलती है, जी एक बात सच सच बोलूं, माँ जी बहुत परेशान करती हैं। छोटी, तुमको क्या लगता है कि मैं इस घर में खुश हूँ? ना जी ना। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ ना, माँ जी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। हाँ जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। न जाने किस मनोज घड़ी में हमारे घर वालों ने हमें यहाँ ब्याह दिया। खैर, हम इस भारी दुख को सहने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। अब जब तक सासू माँ भगवान को प्यारी नहीं हो जाती, तब तक हमको ये सब करना ही होगा। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उमा की आवाज आती है, और कितना वक्त लगेगा तुम दोनों को? रसोई में ही घुसकर रहोगी क्या कि दोनों बाहर निकलकर अपनी सास को खाना भी दोगी? पता नहीं पूरे दिन रसोई में क्या करती रहती हो, एक काम समय पर नहीं कर सकती हो। उमा की आवाज सुनकर कोमल जल्दी से खाना लेकर आती है। लीजिए माँ जी आपका खाना। खाना लाने में इतना टाइम लगता है क्या? ऐसा क्या करती हो दोनों रसोई में जो बाहर निकाला ही नहीं जाता? माँ जी, आपका ही तो खाना बना रही होती हूँ। अब आप 1-2 रोटी तो खाती नहीं हो, 5 मिनट में बन जाए जो। आप तो 50 रोटी से नीचे रुकती ही नहीं हो। अगर मेरे खाने पर नजर लगाई ना तो दोनों को अपने नीचे दबाकर पिचका दूंगी। फिर माई बाप करते रहना दोनों। कोमल उमा को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ कोमल और पलक दोनों उमा से बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उमा की पड़ोसन विमला आती है। अरे, घर में कोई है क्या? जी आंटी जी, बोलिए क्या काम है आपको? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही उमा से मिलने आ गई। वो तो आ नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने सोचा खुद ही हो आऊं। वैसे तेरी भारी भरकम सास कहाँ है? कहाँ रहेंगी, अपने कमरे में पलंग तोड़ रही होंगी। अरे, ऐसा क्यों बोल रही है? सास है तेरी। क्या बताऊं आंटी जी आपको, मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ जी से। वो बस पूरा दिन खाना मांगती रहती हैं। सुबह का खाना बनाकर रसोई से निकलो तो 30 मिनट बाद दोपहर का खाना मांगने लगती है। उनकी वजह से घर का कोई दूसरा काम तो कर ही नहीं पाते। अरे, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बहू। चल, मैं जरा उमा से मिलकर आती हूँ। विमला इतना बोलकर वहाँ से उमा के कमरे में चली जाती है और उमा को बोलती है, उमा, तेरी बहू तेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। क्यों? ऐसा क्या बोल दिया? जब मैं बाहर से आ रही थी तो मुझे रोकर तेरी बहू तेरी बुराई कर रही थी। कह रही थी कि मोटी बस पूरे दिन खाना खाती रहती है और पलंग तोड़ने का काम करती है। 3 वक्त का खाना अकेले खा जाती है और ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मुझे तो बस तेरे बारे में सुनकर ही बहुत बुरा लगा था, पर मैंने उसको कुछ बोला नहीं। अच्छा, मेरी बहू ने ऐसा क्या कहा? मैं भी कल तेरी बहू से मिली थी, वो भी तेरे बारे में बिल्कुल ऐसा ही बोल रही थी, लेकिन मैं उसको समझा कर आई हूँ। अब वो तेरे बारे में बातें नहीं करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, अगर तुझको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मत मान। मैं कब कह रही हूँ कि मुझे तेरी बात पर भरोसा है? वैसे भी तुझे लोगों के घर में जाकर आग लगाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। जब जब घर जाती है बस बहू की बुराई करती है, कभी अच्छी बात भी कर लिया कर।
उमा, तू अपने वजन की तरह ज्यादा बोलती है। तुझे मैं आग लगाने वाली लगती हूँ क्या? लगता क्या है, तू तो है ही। अब तू यहाँ से चली जा, वरना मेरी इसी वजन के नीचे तुझे दबा दूंगी। फिर किसी के घर चुगली करने लायक नहीं रहेगी। हाँ हाँ, जाती हूँ। तुझे तो मैं देख लूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक तू, मैं अभी तुझे अपनी ताकत दिखाती हूँ। उमा जैसे ही अपने पलंग से उतरने लगती है, वैसे ही विमला डर की मारी वहाँ से भाग जाती है और दोबारा कभी उमा के पास चुगली करने नहीं आती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन उमा के मोहल्ले में पानी का टैंकर आने वाला होता है। कोमल और पलक दोनों बाल्टी लेकर पानी भरने चली जाती हैं। जहाँ जाकर पता चलता है कि मोहल्ले में कुछ गुंडे आए हैं जो पानी के बदले पैसे मांग रहे थे। ये सुनकर दोनों घर वापस आ जाती है। उमा दोनों की बाल्टी को खाली देखकर बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों पानी क्यों नहीं लेकर आई? कहीं गपशप मारने बैठ गई थी क्या? क्या माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों पानी लेने गई थी, लेकिन वहाँ मोहल्ले में कुछ गुंडे आ गए थे। तो तुम दोनों गुंडों से डर गई क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, गुंडे कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पानी के बदले ना पैसा मांग रहे हैं। हाँ माँ जी, मोहल्ले के सभी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। अब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जो कि हम पानी खरीद कर पी सकें। पैसा नहीं होगा तो पानी नहीं देंगे क्या? चल, मैं उसको बताती हूँ कैसे पानी नहीं देता है। रहने दीजिए माँ जी, आपको वहाँ तक जाते जाते तो अगली सुबह हो जाएगी। आप घर में ही रहो। तुझे अपनी सास का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती क्या? चल तुझे बताती हूँ कि तुम्हारी सास सब पर भारी। उमा इतना बोलकर अपनी दोनों बहुओं का हाथ पकड़ती है और उनके साथ गुंडे के पास जाती है। जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि गुंडा लोगों पर दादागिरी कर रहा है। तभी उमा मिंटू नाम के गुंडे को कहती है, अबे तू लोगों पर दादागिरी क्यों दिखा रहा है? दादागिरी नहीं अम्मा, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। और अगर पानी चाहिए तो पैसे देकर पानी पियो। किस बात के पैसे? ये सब सरकार हम लोगों को देती है। और पैसे क्या तेरा बाप छोड़ कर गया? सरकार देती हो या ना भी देती हो, पानी के बदले पैसे देना ही होगा, वरना इतनी गर्मी में बिना पानी के मरो। तू पानी भी देगा और वो भी फ्री में? तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी दूसरों से पैसे तक नहीं मांग पाएगा। तू क्या करेगी मोटी, तुझे तो भागते भागते ही शाम हो जाएगी। उमा और मिंटू में बहस होने लगती है, जिसको देखकर मोहल्ले के लोग आपस में ही बातें बनाने लगते हैं। तभी विमला पलक और कोमल के पास आती है। तुम दोनों अपनी सास को यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये क्या कर लेगी? हमें खुद ही नहीं पता आंटी जी कि माँ जी क्या करने वाली है। हमें तो बस इतना बोला कि आज हमें दिखा देंगे कि हमारी सास सबसे भारी है। उमा ने ये बात बिल्कुल सही कही कि वो सबसे भारी है, उसके जैसा कोई नहीं है। हाँ आंटी जी, अगर माँ जी ने कोई चमत्कार किया ना तो आज ही भोले बाबा को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी। अगर कुछ न कर पाई तो वो 5 रुपए से मैं खुद का पेट भर लूंगी। इधर ये तीनों बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उमा मिंटू से बोलती है, देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ कि सबको पानी देकर चुपचाप चले जा, वरना तेरा हाल वो करूँगी ना, तू कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्या कर लेगी तू मोटी? तू घर जाकर खाना खा और अपना पलंग तोड़, समझी? मुझे मेरा काम करने दे। चल, 2-2 हाथ हो ही जाए। अगर मैं जीत गई तो तू सबको अपने हाथों से पानी भर कर देगा, और तू जीता तो जो तू कहेगा वो करूँगी मैं। आजा मोटी आजा, आज देखूं जरा किसमें कितना है दम। दम तो तुझसे ज्यादा है, तुझे तो चींटी की तरह मसल दूंगी। मिंटू उमा की तरफ भागता हुआ आता है, लेकिन उमा उसको अपने पेट से मारकर उसको वहीं गिरा देती है। ऐसे ही मिंटू बार बार करता है और वो हार जाता है और उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उमा उसका पैर पकड़कर उसे वहीं लेटा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है, वो भी कूदकर। मिंटू दर्द से करहाने और चिल्लाने लगता है, अरे मोटी मेरा ऊपर से हट जा, वरना मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगा। जल्दी से उठ जा, जल्दी से, जैसा बोलेगी वैसा करूंगा अब तो मैं। मजा आया ना? आगे से यहाँ किसी से पंगे मत लियो। उमा मिंटू के ऊपर से उठ जाती है। मिंटू सभी को फ्री में पानी देकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद उमा की दोनों बहुएं उसकी सास की तारीफ करती हुई साथ में बोलती हैं, सास हमारी सब पर भारी। पलक और कोमल की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उमा की तारीफ करते हुए नहीं थकते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।